जब मेरा बचपन जहाँ था, जिस गांव में था, वो परफेक्ट फैमिली और लगभग परफेक्ट सोसाइटी भी थी। यही कारण है कि मैं मुंबई आके और हिंदी सिनेमा में टिका रहा और 12 साल के संघर्षों में टूटा नहीं, क्योंकि फैमिली अपब्रिंगिंग हम एकदम क्लियर होके आए थे। अब कॉन्फ्लिक्ट कभी कभी होते हैं, सक्सेस के बाद मुझे प्रॉब्लम हुई है, संघर्ष में मुझे प्रॉब्लम नहीं थी। देखिए जी, ईमानदारी, सिंसियरिटी और विनम्रता से बढ़ के कुछ नहीं। ये मेरे माँ बाप ने मुझे दिया था कि विनम्र रहना जीवन में। मैं हैंडलूम पसंद करता हूँ, पहनता हूँ, प्रमोट करता हूँ खादी, तो मैं उसका भी एक स्टार्टअप शुरू करने वाला हूँ हैंडलूम का। थोड़ा सिनेमा से काम कम किए तो सोचने का मौका मिला कि और मेरा इंटरेस्ट कहाँ है, रंगमंच में है, चलो पे बैक करो, तुम जो कर सकते हो। तो 20 साल तक हम दातुन किए हैं, अलग अलग नीम का, बबूल का, अमरूद का, आंवले का, किसी भी जो भी चलते फिरते पेड़ दिख गया और थोड़ा टहनी तोड़े, एक ये पानी से धोए, चालू हो गया। गाँव की बहुत सी चीज़ें याद आती हैं यार, बहुत सी चीज़ें, वो हरियाली, वो खुलापन, वो खेतों का विस्तार। वही है मेरे के खड़ा है सत्तू, आज भी पी के आया हूँ। हाँ, इसमें डाइजेशन के लिए बढ़िया है। मेरा खुरमा। खुरमा। हाँ, खुरमा हम गांव में बहुत खाते थे। हमारे गांव में बचपन में ये मिठाई ज़्यादा बिकती थी। तो पंकज जी एंड पलक, वेलकम टू मूवी फाइड। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको फॉर टर्निंग प्रोड्यूसर। सो ये जो सपना है प्रोड्यूसर बनने का ना, ये कितने साल लग गए? सपना था पहले? नहीं, सपना तो नहीं नहीं था। था, मैं एक्टर बनने ही आया था। ये बाई चांस हुआ है। और मैं प्रोड्यूसर, वैसा प्रोड्यूसर नहीं हूँ कि मैं ये स्क्रिप्ट अप्रूव किया, मैंने पैसे लगाए। अजय राय हैं वो प्रोड्यूसर जिन्होंने सब कुछ किया है, मेरे दोस्त हैं, जी बिहार से हैं, जी। हमारी बहुत सारी फिल्मों के प्रोड्यूसर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि इसको मुझे इस तरीके से करना है डायरेक्ट, तो आपकी मदद चाहिए। बोला कि आप प्रेजेंटर बन जाओ। मैं बोला बन लूँगा। और मैं सिर्फ नाम का प्रेजेंटर नहीं बना, मैं बोला मैं आऊँगा, मैं इंट्रोड्यूस करूँगा सीरीज़ को, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्रमोट करूँगा और मीडिया से भी मिल के बातें करूँगा, क्योंकि करना है तो ठीक से करें। तो और मैं, उसके पीछे कारण है स्क्रिप्ट, फैमिली थेरेपी। मैं जब 2 एपिसोड देखा और पूरी कहानी सुना, तो मुझे लगा ये पलक है, इसकी लेखिका है, क्रिएटर है, तो मुझे लगा मुझे इससे जुड़ना चाहिए। और चूंकि आज अभिनेता नहीं है, तो मैं इनको पकड़ा कि आप आइए, आप क्रिएटर हैं, तो हमारे साथ बैठिए, आपको भी इंट्रोड्यूस करेंगे। और आप, चूंकि वेद व्यास तो यही है ना, लेखिका यही है, बिल्कुल। तो रचना इनकी है, तो इनको होना चाहिए। एक नया टैलेंट है, पहला शो है इनका, और हम इसीलिए यूट्यूब पर लाने का पर्पस है कि और भी टैलेंट को, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, क्या पता अगर ये एक उदाहरण सेट हो जाए जी। तो प्लेटफॉर्म मिल भी सकता है लोगों को। बट अगर मैं पूछूं एज अ व्यूअर भी कि अगर ये यूट्यूब पे शो को लाने का पूरा जो फॉर्मेट था, बहुत सोचना पड़ा होगा आप लोगों को कि यार यूट्यूब पे इसको हम अजय ने रिलीज अजय करें। अजय अजय ने काफ़ी सोचा, और सोचने के बाद वो डिसाइड किया कि हम इसी पे आएंगे, क्योंकि बड़ा शो है, छोटा शो नहीं है ये। बिल्कुल। तो तो उन्होंने सोचा कि हमारी जो कहानी है, जिस तरीके का, ये ज़्यादा इसकी पेनिट्रेशन और रीच होनी चाहिए। यही कारण है कि 2 एपिसोड फ्री में दिखा रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट बहुत बड़ा है शो का। तो 2 एपिसोड देख के जिस ऑडियंस को लगेगा कि मुझे आगे कंटिन्यू करना है, तब आप 59 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन लीजिए और 1 महीना तक शो आपके घर के सारे स्क्रीन पे रहेंगे, 30 दिन तक। तो हम वैसा नहीं कर रहे हैं कि हमने कुछ बेच दिया और पैकेट खुलने के बाद आपको लगे यार ये तो गड़बड़ माल निकल गया। 2 एपिसोड देखें, ये अजय का डिसीजन, निर्णय था, मैं उनके साथ खड़ा हो गया। उसके बाद लोगों को अच्छा लगे कि नहीं यार, ये कहानी में मुझे देखना है। मैं 59 रुपीज़ इंडिया में और $1 बाहर में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ इस कहानी को देखने के लिए। तो एक डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म खुलेगा इनके जैसे और क्रिएटर के लिए। पलक, यू रिमेंबर योर फर्स्ट मीटिंग विथ पंकज जी? और क्या ऐसे कहानी सुनाई थी इनको? कहानी तो देखिए, सबसे पहले अजय सर को सुनाई थी, है ना। फर्स्ट मीटिंग मेरी आज हो रही है इनके साथ, और इन्होंने मुझे ठीक, सब नीचे सब आप अच्छा सीन प्रॉपर डिस्क्राइब बता। कीजिए। वहाँ से पंकज जी आ रहे थे ऑटो में, और मैंने कहा ये तो, फिर वो उतरे, उन्होंने हाथ मिलाया, उन्होंने पहले पूछा कि आप हैं? मैंने बोला हाँ जी। तो कुछ 2 घंटे पहले मैं अभी नीचे, इसी इमारत के नीचे एक ऑटो आके रुकी, और ये उम्मीद नहीं की होंगी कि एक्टर आ रहा है तो कुछ तो कोई बड़ी गाड़ी से आएगा, और उसमें से मैं निकला, आपको ऑटो में ट्रैवल करना ज़्यादा अच्छा झोला लगता लिए है? हुए। हाँ, ऑटो में ट्रैवल करना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है या कन्वीनियंट लगता नहीं, है? कन्वीनियंट है, क्योंकि मुझे जेट्टी से आना था। तो जी। जेट्टी में अगर गाड़ी लेकर घुस जाओ तो गांव में ट्रैफिक जाम हो जाता है।
तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे सहूलियत के लिए लोगों को परेशानी हो। तो मैं स्कूटी में आता हूँ, कई बार तो स्कूटी भी है, इधर घूमते रहता हूँ। बट बीच में लोग मिलते रहते होंगे ना, फैंस हाँ भी मिलते देखते हैं, होंगे मिलते इसे। मिलते रहते हैं, कुछ पैर छूते हैं, कुछ आशीर्वाद लेते हैं, कुछ फोटो खिंचाते हैं, कुछ नहीं पहचानते हैं क्योंकि मैं मास्क टोपी लगा के घूमता हूँ। तो कनेक्टेड हूँ लोगों से, ऐसा नहीं है कि हवा हवाई हो गए हैं। हमको अभी डेली की समस्याएं मालूम है। बट इंटरव्यू बहुत महीनों के बाद मिल रहा जी है, जी, एक साल बहुत बाद, साल बाद। मिन्नत करने के बाद मिल रहा है। आई हैव टू सी दिस। नहीं, वो उसके लिए उसका कारण ये है ना जी। कि बोलने का, मीडिया में आने का मतलब कि कुछ हमारे पास बोलने का पर्पस होना चाहिए। पर्पस नहीं है तो मुझे लाइमलाइट नहीं चाहिए कि मीडिया हमारी चर्चित होना है, रोज आए, ट्विटर पे ट्रेंड हो, हफ्ते में एक दिन, उसके लिए फोर्स लगाए पड़े हैं। कुछ पर्पस हो, बोलने का मुद्दा हो, तो क्यों नहीं आएंगे। क्रिमिनल जस्टिस आखिरी रिलीज थी, मैं आया था। मेट्रो रिलीज थी, मीडिया से इंटरेक्ट किया, बातें किया। अब उसके बाद कोई रिलीज नहीं है, मैं आके क्या प्रवचन दूँ लोगों को। और अब तो दो दो चीज़ें हैं, आप अपनी डॉटर का भी हाँ, शो, उस आपने थिएटर थिएटर में चल रहा है। स्टेज ने बहुत कुछ दिया है, अब ये समय मुझे लगा आ गया हम पति पत्नी को कि हम स्टेज को क्या देंगे, तो हमने थिएटर प्रोडक्शन शुरू किया। अजय के साथ ऑलरेडी एक साल से हमारी अलग अलग स्क्रिप्टों पे चल रही थी कि किसको बनाएं, क्या करें, क्योंकि मैं अजय के साथ कुछ प्रोजेक्ट हम बिगनिंग से करने वाले हैं। तो जैसे अभी अमित राय की फिल्म है, अमित राय ओ माय गॉड 2 के डायरेक्टर की दूसरी फिल्म, वो अजय ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसमें भी मैं एक कैमियो करके आया हूँ। तो थोड़ा सिनेमा से काम कम किए तो सोचने का मौका मिला कि और मेरा इंटरेस्ट कहाँ है, रंगमंच में है, चलो पे बैक करो, तुम जो कर सकते हो। कमाल का शो हुआ है और वो चलेगा, प्ले हिट है। मैं हैंडलूम पसंद करता हूँ, पहनता हूँ, प्रमोट करता हूँ खादी, तो मैं उसका भी एक स्टार्टअप शुरू करने वाला हूँ हैंडलूम का, 1-2 महीनों में। वाह। तो क्योंकि बहुत सारे बुनकर हैं देश में, और वो स्टोरी है, वो कपड़े, वो हैंडलूम मतलब जो औरत लूम पे बैठ के हाथ से कपड़े बुनती है, वो सिर्फ कपड़े थोड़ी बुनती है, वो तो अपने सपने भी बुन रही है, अपने बच्चे का ट्यूशन भी बुन रही है, अपने परिवार का मेडिकल का खर्चा बुन रही है। तो हाथ का बना कपड़ा हम प्रमोट करें, मैं सोचा और मैं कर रहा हूँ, करने वाला हूँ 1-2 महीनों में। और आप काफ़ी पहनते भी हैं मैं बहुत खादी पहनता और हूँ, मैं बहुत कॉटन और हैंडलूम सारी खादी पहनता चीज़ें। हूँ, जी। मुझे पसंद है। अच्छा, पंकज त्रिपाठी के लिए अगर मैं पूछूं तो एक परफेक्ट फैमिली की डेफिनेशन जो है ना, वो क्या है? आज के दौर में 2025 में ये बोलना बहुत मुश्किल है। परफेक्ट फैमिली हम ऊपरी तौर पे टेक्स्ट बुक के हिसाब से बोलेंगे, जो जहाँ खुशियाँ हो, जहाँ पीस हो, जहाँ आपसी समझदारी और एक बॉन्ड हो, ये सब ही क्राइटेरिया है ना एक परफेक्ट फैमिली का। पर ये 2025 में यह संभव है क्या? पिता और पुत्र में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है किसी भी विषय को लेके, माँ और बहू में, सास और बहू में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसका परिणाम किसी तीसरे में दिख रहा है। बच्चे उस परिवार में पलते बढ़ते हैं और वो देखते हैं परिवार का डायमेंशन उन पे असर होता है। मतलब मुझे तो इस दौर में परफेक्ट बोलना बड़ा मुश्किल है कि परफेक्ट फैमिली कैसा होगा और क्या होगा। बुक टेक्स्ट के हिसाब से यही होगा जो हैप्पीनेस हो, बॉन्डिंग हो, एक अच्छा सामंजस्य हो पूरे सब में। लेकिन वो संभव नहीं है क्योंकि हम 2 इंडिविजुअल हैं। मेरे सोचने का, मेरे दिमाग का तरीका अलग होगा, मेरी पत्नी का अलग होगा, तो कॉन्फ्लिक्ट आएंगे। तो अब फिर उसको रास्ता निकाला जाएगा कि इस कॉन्फ्लिक्ट के साथ ये सारी चीज़ें कैसे आ सकती हैं, हैप्पीनेस, खुशी, आनंद। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट तो रहेगा, उसको शायद पसंद नहीं है कि गीला तौलिया में बेड पे रख दूँ, और हमारी आदत है पोंछ पाछ के कहीं फेंक दिए। तो छोटी चीज़ से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, जो मेट्रो में था। मुझे खाने में पनीर पसंद नहीं है, या मुझे वो पसंद नहीं है, उनको वो पसंद नहीं है, तो उन्होंने रेस्टोरेंट में गए, ऑर्डर मंगा लिया और उनके थाली में छूट रहा है, तो मेरे को नाराज़गी होने लगती है कि यार वेस्ट होगा, इस देश में इतने लोगों को भोजन नहीं मिलता है, तुम यहाँ पे आधा सब्जी वेस्ट कर रही हो। रेस्टोरेंट में कोई नियम ही नहीं है कि मैं जहाँ जाता हूँ होटल में फ़ोन करता हूँ शेफ़ को रूम सर्विस में कि भाई प्लीज़ 1 पोर्शन चावल मत देना, सूप बोल में देना। अरे सर चलेगा ना, मतलब चलेगा नहीं, वेस्ट होगा। अरे कोई दिक्कत, मतलब आपको दिक्कत नहीं है, मुझे है वेस्ट करने में दिक्कत।
मुझे पता है कि देश में बहुत सारे लोग जिनको एक वक्त का चावल ढंग का नहीं मिलता होगा, और मेरे पास साधन है तो मैं बर्बाद करूँ। लेकिन मैं ऐसे आपको बात अगर पूछूं कि आपकी कुछ ऐसी मेमोरीज जब आप इंडस्ट्री में आने से पहले, जब आप अपने गांव में रहते थे, जब आप अपनी फैमिली के साथ माता पिता सबके साथ जब आप रहते थे, तो वो एक कोई कोर मेमोरी जो आपकी है? परफेक्ट फैमिली थी वो। जब मेरा बचपन जहाँ था, जिस गांव में था, वो परफेक्ट फैमिली और लगभग परफेक्ट सोसाइटी भी थी। यही कारण है कि मैं मुंबई आके और हिंदी सिनेमा में टिका रहा और 12 साल के संघर्षों में टूटा नहीं। वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया कि यार नहीं होगा तो क्या होगा, ये काम तो मुझसे नहीं होगा, आया ही नहीं कभी विचार। लोग पूछते हैं आप कैसे इतने रिजेक्शन के बाद अपने को कैसे संभालते थे। मुझे पता है, असर ही नहीं होता था रिजेक्शन का कुछ, क्योंकि फैमिली अपब्रिंगिंग हम एकदम क्लियर होके आए थे। अब कॉन्फ्लिक्ट कभी कभी होते हैं, सक्सेस के बाद मुझे प्रॉब्लम हुई है, संघर्ष में मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, सक्सेस के पता बाद ही क्या नहीं था कि प्रॉब्लम क्या होती है। सक्सेस के बाद है ना भाई, अब फ़ोन नहीं उठाएंगे मैसेज आ जाएगा। कल एक व्यक्ति का मैसेज आया कि आप पटना वाले पंकज हो कि मुंबई वाले, मैं जानता भी नहीं हूँ कौन है, क्योंकि अब लोग मेरे को लेके एक परसेप्शन बनाएंगे ना। एक मेरा दोस्त बोला कि भैया जन्मदिन का वीडियो मुझसे लोग मांगते थे कि पंकज भैया से भिजवा, मैं बना बना के, क्या नाम है बच्ची का, हाँ ये सार्थक, सुषमा, संध्या, कुछ भी, हाँ अरे जन्मदिन की शुभकामनाएं, खुश रहो। बाद में एक दिन उसने किसी ने बोल दिया कि भैया मेरा भी फ़ोन नहीं उठाते हैं, क्योंकि उसको मालूम है इतने व्यस्त हैं और मैं रोज़ बोल दूँ हफ्ते में 2 वीडियो बनाने का। तो उस आदमी ने बोला हाँ हमें भी लगा था कि वो स्टार हो गए हैं तो उनको तो घमंड आ ही गया होगा, ये लीजिए। अब हमसे एक्सपेक्टेशन, अब पंकज त्रिपाठी सिर्फ अपने परिवार के नहीं हैं, अब एक बहुत बड़े समाज के हैं, सबको थोड़ा सा चाहिए, समय उतना ही है। तो कितने लोगों, अब कई लेखक होंगे, मैं एक लेखक को लेकर बैठा हूँ, इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं आज ही मिला हूँ सुबह, लेकिन मेरी चाहत थी कि अगर मैं बतौर प्रोड्यूसर अकेले बैठा हूँ तो मैं ना बैठूँ, लेखिका है, हाँ, कि जिनकी रचना है, इनकी बहुत ऐसे लेखिका होंगी या लेखक होंगे जो चाहते होंगे मुझ तक कहानी पहुंचाए, संभव नहीं है। मैं एक महीना में 5 या 6 कहानी के एक्टर्स ठीक से पढ़ सकता है, समझ सकता है, तो मैं तो नॉट रीचेबल हूँ। तो उनके मन में तो मेरे प्रति ये होगा कि तो बहुत बड़ा आदमी हो गया। अब लोग पीपीटी भेजते हैं, वाया मीडिया आ जाता है, मैं जैसे खोलता हूँ और जो कलर देखता हूँ ना पीपीटी का, कि कलर और उसकी टेक्स्ट का तरीका, मुझे लगता है पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो टेक्स्ट बता देता है कि इनकी प्रेजेंटेशन में कितनी गहराई है, वो पैटर्न बता देता है, आपको कंटेंट पे जाना ही नहीं है। एंड टॉकिंग अबाउट पलक, जैसे आपने कहा कि लेखिका हैं, सो डू यू थिंक, ये मेरा एक सवाल है आपसे कि फीमेल राइटर्स की और भी हमें ज़रूरत है और फीमेल राइटर्स को मौका मिलना चाहिए इंडस्ट्री में? बिल्कुल, तभी तो हम पकड़ के लाके इनको बोले बैठिए। और फैमिली थेरेपी एक महिला के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होगा, एक पुरुष के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होगा। पलक, फॉर यू क्या सबसे मुश्किल था क्रिएट करना, लिखना इस पर्टिकुलर शो के लिए? सबसे मुश्किल ये था कि जब आप कैरेक्टर्स लूजली बेस अपनी फैमिली पे कर देते हो तो आपको ना उनको ऑब्जेक्टिवली देखना पड़ता है। तो अगर मुझे मेरी मम्मी से गुस्सा है तो गुस्सा थोड़ा साइड में छोड़ के ये देखना पड़ता है कि ये मम्मी का गुस्सा आ कहाँ से रहा है, यू नो, तो आप एक थोड़ी सच्चाई से लिख पाओगे। और मैंने अकेले नहीं लिखा, मेरे हस्बैंड अधिराज शर्मा, उन्होंने मेरे साथ लिखा, मैंने क्रिएट ज़रूर किया। तो उसका भी ये होता था कि कैसे अभी मम्मी से धड़ धड़ बात हुई है, उसको एक ना एम्पैथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू हम कैसे दें, क्योंकि थेरेपी चलती ही एक एम्पैथी पे है, क्योंकि कोई भी चीज़ सही या गलत नहीं होती, हर चीज़ ओके होती है। एंड अगर मैं आपसे पूछूं, आप थेरेपी में यकीन रखते हैं? आज से कुछ साल पहले पूछती तो मैं बोलता नहीं रखता हूँ, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, 2 थप्पड़ मारो चलो काम पे जाओ। ज़्यादातर लोग जो स्मॉल टाउन या गांव कस्बे या जिनकी सोच अपब्रिंगिंग वैसी, वो नहीं रखते हैं। मैं भी वहीं था, मैं नहीं रखता था, मतलब ये सब बकवास फालतू की चीज़ें हैं। लेकिन अब मैं जीवन के मुहाने पे कुछ समस्याएं आई, मैं उनसे गुजरा और तब समझा कि नहीं यार ये महत्वपूर्ण है, और ये
किसी भी व्यक्ति को कराना चाहिए। अगर एक तो स्वीकारना मुश्किल होता है कि मुझे कोई समस्या नहीं है, जो मनोज जी के संवाद में है कि हमारी फैमिली को ये मेंटल क्या कोई मेंटल इलनेस हो ही नहीं सकती, टच भी नहीं कर टच सकती, भी नहीं कर टच भी नहीं कर सकती, किसी को टच कर सकती है। कभी पंकज जी ने खुद थेरेपी ली है? अभी तक तो नहीं लिए, अभी तक नहीं लिए, लेकिन मुझे दिक्कत नहीं है, आगे ज़रूरत पड़ेगी मैं लूँगा। आजकल जब हम जेनजीज की बात करते हैं ना, आपके घर में भी आपकी डॉटर है अभी, जी, जी। तो बहुत ऐसे जेनजीज को आप देखते होंगे कि वो बहुत डिस्कस करते हैं कि यार आई थिंक आई एम गोइंग थ्रू मेंटल ब्रेकडाउन, ये वो। तो उनके लिए अगर आपको एक मैसेज देना हुआ या बोलना हुआ तो वो आप क्या कहेंगे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ? देखिए, ये अर्बन सिनारियो में ज़्यादा है, माइक्रो फैमिलीज रहती हैं, दादी नानी नहीं है। शेयरिंग इज़ केयरिंग भी एक बोलते हैं ना, इसकी प्रॉब्लम है कि इसमें शेयरिंग होना, बात होना तो बहुत ठीक हो जाएगा। किसी थेरेपिस्ट पे जाने की स्थिति तब आती है जब बहुत रूप बिगड़ चुका हो, बात हो। माइक्रो फैमिली में अब अपार्टमेंट के नीचे वाले को पता नहीं है ऊपर वाले के परिवार में क्या ज़िंदगी तबाही चल रही है या क्या मुश्किलात चल रही है। गांव में नहीं था, गांव में मेरे घर का दुख और सुख पूरे गांव को पता है, मेरे घर के परेशानी में पूरा गांव इकट्ठा है और मेरे घर के खुशी में भी पूरा गांव इकट्ठा है। तो ये चीज़ें वहाँ कम होती थी। जब हम जितने माइक्रो होते गए, जितनी हमारी दीवारें छोटी होती गई, जो हमारी खिड़कियाँ बंद होती गई, तो ये प्रॉब्लम वहाँ ज़्यादा बढ़ती है। इसीलिए तो थेरेपी में इन सब चीज़ों में बोलते हैं ना, नेचर में जाओ, नेचर का वॉक करो, लोगों से मिलो, बात करो, सोशलाइज हो, ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस करो। हम अभी बात कर रहे थे कि हमारे समाज में तो वो हिस्सा है, हमारी माँ और दादी और सास खाना का थाली आता है तो पानी लेके घुमा के और साइड में रख के और प्रणाम करके फिर भोजन लेती है। तो वो ग्रेटिट्यूड बोल दी, ग्रेटिट्यूड उन्होंने कर लिया तो उसी समय एक दो हार्मोन उनके बॉडी में गुड हार्मोन निकल गए। सिंस आपकी डॉटर आशी भी अब एक्टर बन गई हैं, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कोई एक ऐसी सीख या कोई एक ऐसी बात जो आपको अपने पेरेंट्स से, अपने माँ बाप से मिली हो और आपने उसे दिया हो? देखिए जी, ईमानदारी, सिंसियरिटी और विनम्रता से बढ़ के कुछ नहीं। ये मेरे माँ बाप ने मुझे दिया था कि विनम्र रहना जीवन में किसी के साथ, और कोई आदर करे अनादर करे तो भी विनम्र रहना, और ईमानदारी मत छोड़ना अपनी। तो ये मैं नॉट आशी को, मैं किसी भी आपके दर्शक जो सुन रहे हैं सबको बोलता हूँ। एंड कोई एक ऐसी बात पेरेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो कितना मिस करते हो आप पेरेंट्स को? ये तो क्या कैसे बताएं। याद करते हो आप? अब वो शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन वैचारिक रूप से और बायोलॉजिकल रूप से तो मेरे भीतर है ही, तो ऐसे ही याद करता हूँ, थोड़ा मन उदास हो जाता है। एंड आपकी माँ ने आपकी कोई फिल्म देखी थी जिसमें आप बहुत ज़्यादा पसंद आए थे? हाँ, मतलब वो टीवी पे देखी थी और उसमें कंप्यूटर में, सिनेमा हॉल में नहीं देखी थी। सिनेमा हॉल में नहीं देखा था। और उनको कौन सी आपकी एक्टिंग किस में सबसे अच्छी लगी थी? एक्टिंग वो नहीं समझ पाती थी, वो तो खाली देखती थी दुबले हो गए हो, बोलती थी कि इसको कि बहुत पतला हो गया है, जब मैं नहीं होता था साथ में तो कि फ़ोन करो कि थोड़ा खाने पे ध्यान दे। अच्छा, ये एक कौन सी बात है, मैं जब पढ़ रही थी एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा दैट आपने 20 सालों तक टूथब्रश यूज़ नहीं किया। सो ये क्या स्टोरी थी? आपने रसिका से कुछ बात की थी उसके बारे में? कोई स्टोरी नहीं थी। मैं उस दिन रसिका से बात होते हुए, हम एक सीन चल रहा था, तो मैं अपने बारे में सोचा और मुझे अचानक याद आया कि मैं गांव में 20 साल की उम्र तक टूथब्रश नहीं आया था मेरे गांव में। तो नीम का, पहले तो हाँ नीम का, आंवला का दतवन करते थे, तो 20 साल तक मैंने, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, मेरी तरह करोड़ों लोग इस देश के जो गाँव में रहते हैं, अब मेरे गाँव में भी टूथब्रश आ गया है। मैं बच्चों को देखता हूँ टूथब्रश करते हुए, मेरे बचपन में नहीं था और वो सामान्य था। तो 20 साल तक हम दातुन किए हैं, अलग अलग नीम का, बबूल का, अमरूद का, आंवले का, किसी भी जो भी चलते फिरते पेड़ दिख गया, थोड़ा टहनी तोड़े, ये किए, पानी से धोए, चालू हो गए। अभी भी कभी कभी करते हैं? हाँ, अभी भी करता हूँ। मुझे एक आयुर्वेदिक के डॉक्टर मिले, उन्होंने बोला करिए आयुर्वेदा के, तो अभी मैं थोड़े दिन पहले गांव में था तो आंवला से किया था, और बॉम्बे में आम है मेरे पास एक, तो उसके आम की टहनी छोड़ के उससे करता हूँ। दांत एकदम परफेक्ट मजबूत है।
हाँ दांत मजबूत है। ओके, यहाँ पे मेरे साथ आपके 2 फैंस हैं, ओके, और वो दोनों जो है ना वो बिहार से हैं अच्छा, वाह। और आपके काफ़ी बड़े फ़ैन हैं, और उनको जैसे पता चला कि आज आप मिलने वाले हैं तो वो दोनों यहाँ मेरे साथ आए हैं। अच्छा जी, तो आपसे मुझे मिलवाना है उनको, मिलवाइए। और एक सवाल भी है जो वो पूछना चाहते हैं आपसे, खुद पूछना चाहते ठीक हैं। है। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऋतिक एंड अरमान टू कम। पंकज जी, ऋतिक एंड अरमान आपके 2 फैंस दोनों बिहार से हैं और सवाल करना चाहते हैं आपसे कुछ। करिए। सर एक्चुअली मुझे आपसे ये सवाल है सर, पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर या सुकून ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिकली? अब मैं कहूँगा कि पैसा का भी पर्पस तो यही है ना कि सुकून मिलेगा। यस। पैसा इसीलिए कमाते हैं ना कि Yes, इसके बाद सुकून मिलेगा। यस सर। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पैसा कमाने के बाद सुकून मिल ही जाए, या ट्रू। क्योंकि पैसा एक्सटर्नल चीज़ है। यस। वो जेब में होता है या अकाउंट में होता है, और सुकून जो है वो इंटरनल चीज़ है। वो किसी बैंक अकाउंट में या किसी जेब में एक्सटर्नल चीज़ नहीं है सुकून। आप पैसा को देख सकते हो, सुकून को देख सकते हो, नो सर। आप महसूस कर सकते हो उसे। तो यही है, एक आंतरिक है, एक बाहरी है। ओके। हाँ, लेकिन वो बाहरी चीज़ आपको ये फ्रीडम देती है कि आप इस आंतरिक चीज़ को ला सकते हो, लेकिन गारंटी नहीं देती है। यस। पैसा आप समय खरीद सकते हैं कि आज मैं काम पर नहीं जाऊंगा, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं 2 महीना छुट्टी ले सकता हूँ। लेकिन वो छुट्टी आपको मज़ा दे दे, इसकी गारंटी आपके अंदर है, बाहर नहीं है। और आपको सुकून सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में किस चीज़ से मिलता है? प्रवचन करने से, ऐसे ऐसे बच्चों को। सर गांव की ऐसी कौन सी यादें हैं जो आपके एकदम दिल के करीब है? क्यों जानना चाह रहे हो? सर बिकॉज वी आर फ्रॉम विलेज। हाँ, So- कौन से विलेज के हो? जमुई? जमुई। हाँ, बेसिकली जमुई, मलयपुर से महाराजगंज से सर। अच्छा, हाँ, मेन टाउन से मलयपुर एक्चुअली से स्टेशन के अंदर। बाहर यस है। सर। हाँ। हाँ, वहाँ हमारी रिश्तेदारी है। ओके। तो गांव की बहुत सी चीज़ें याद आती हैं, बहुत सी चीज़ें, वो हरियाली, वो खुलापन, वो खेतों का विस्तार। अभी गया था, गांव में था, तो मैं पूरे खेत घूमे अपने सारे। सुबह एक दिन 6 बजे निकला और पैदल 2-3 किलोमीटर तक खेतों में मैं और मेरे 2 भतीजे थे, पूरा घूम के आया। तो ग्रीनरी, विस्तार, साइलेंस। आपके हिसाब से सर बड़े शहर में रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या उस शहर में आपको आपका सपना देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस स्ट्रगल के बीच में? कैसे डिफाइन करेंगे सपना सर? देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सपना ज़्यादा हाँ, इम्पोर्टेंट है, रहना राइट? इम्पोर्टेंट नहीं है। आप रहते तो स्टेट ऑफ माइंड में है एक किसी न किसी, तो सपना देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और डिजिटल दुनिया ने ये फ्रीडम दी है अभी कि आप कहीं भी रह के, आप अगर अपने स्किल में माहिर हैं, तो आप लोग इंस्टाग्राम वाले तो नहीं हो? नहीं सर, वी आर इन सोशल मीडिया। कौन सा सोशल मीडिया? डिजिटल मीडिया अच्छा, एजेंसी। तो वो तो कहीं से क्रिएट कर सकते हाँ, हैं, तो उसके लिए मुंबई रहना नहीं है। लेकिन हाँ, फिल्मों में काम करना है तो उसके लिए रहना पड़ेगा, क्योंकि फिल्में यहाँ बनती हैं ज़्यादातर। सो सर आई एम नेक्स्ट टू अरमान। अरमान, अरमान के सवाल है कुछ। जी, अरमान कहाँ से हो? कहाँ से हो? सर मैं गोपालगंज से हूँ, गोपालगंज में कहाँ? बिहार। नहीं, गोपालगंज तो बिहार। सॉरी, गोपालगंज में कहाँ? कटिया। कटिया के हो? जी। अच्छा, पश्चिमी एरिया है। मेरे गांव से 15-20 किलोमीटर दूर है। अच्छा, तो सर मेरे कुछ लाइन थे जिनको आपको भोजपुरी अपने स्टाइल में बताना है। ज़्यादा होशियार मत बनो। मतलब बेसिकली ये कहना चाहता है, आजकल ये खुद आया है बिहार से, बिहारी लड़का है, और यहाँ मुंबई में कुछ ही महीने पहले आया है। और यहाँ पे जब जेनजीज से मिलता है, खुद भी 22-23 साल का है, तो वो जैसे बात करते हैं, तो उनको अगर जवाब देना है आपको भोजपुरी ज़्यादा स्टाइल में। होशियार मत बनो। जी हाँ, हाँ, तो ज़्यादा चालाक मत बना। सर, ये लड़का स्टार बनेगा। ये लड़का स्टार बनेगा कि भोजपुरी? ये लड़का स्टार बनी। बातें कम, काम ज़्यादा करो। तो मुहावरे चुन के लाए हो, बस बोला मत, काम में लगा। सर कुछ सवाल है जो भोजपुरी में मैं बोलूँगा, आपको हिंदी में उसको किस में बोलोगे? भोजपुरी में कुछ लाइन है भोजपुरी सर। नहीं, भोजपुरी नहीं, भोजपुरी। भोजपुरी में हाँ, बोलूँगा, भोजपुरी में बोलेंगे। आपको हिंदी में। ये लड़का तो पूरा लफंदड़ बा। हाँ, ये लड़का तो पूरा लफंदर है। हाँ, लफंदर का मतलब आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो?
लफंदर की व्याख्या शब्दों में करना मुश्किल है कि लफंदर का मीनिंग नहीं समझा सकते, वो साउंड है। हाँ। बचपन में कभी सुना है आपने, आपको किसी ने बोला होगा गाँव में? नहीं, हम शरीफ, लफंदर बहुत थे नहीं, शरीफ, हम बहुत बहुत शरीफ, शरीफ थे, सिंसियर थे। बहुत सिंसियर थे। ज़्यादा लबर लबर मत करा। हाँ, कि अब ज़्यादा वो मत बोलिए, लबर 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 बोलने मतलब को, हाँ, हाँ, बहुत ज़्यादा हर बोलिए, चीज़ में लबर लबर कर लबर, देना, हाँ। मत बोलिए। एक इंटरव्यू में आपसे जब पूछा गया था कि क्या आप बियर पीते हैं या ऐसे ड्रिंक करते हैं, आपने कहा था कि फैमिली को नहीं पता है, देखने के बाद शायद पता चल जाए, तो अब क्या फैमिली को पता चल गया है? आई थिंक वो रील मेरे फैमिली तक अभी तक नहीं पहुंची होगी। हमारे परिवार में कोई डिजिटल देखने वाले लोग हैं नहीं। अच्छा। हाँ, कि तो घर में मेरे को छोड़ के किसी का कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। अच्छा। मैं गांव में सिर्फ मैं हूँ और दूसरे कोई नहीं है। अच्छा, और ऐसे अगर मैं फेवरेट ड्रिंक की बात करूँ ना, तो पंकज त्रिपाठी का फेवरेट ड्रिंक कौन सा है? वही है जो लेके खड़ा है सत्तू, आज भी पी के आया हूँ। बस, तो हम इसीलिए हमने सोचा कि एक जो सत्तू जो बनता है ना, बनाने का अपना एक तरीका होता है, एक स्टाइल होता है। सो पानी की बॉटल प्लीज। तो अगर पंकज त्रिपाठी के स्टाइल में सत्तू बनाना हुआ तो कैसे बनेगा? ये इसमें कोई सत्तू बनाना सबसे आसान काम है। आप कह रही हैं तो फिर भी हम हाँ, प्रदर्शन करके मतलब दिखा सकते हैं। आपके बनाए हुए सत्तू में क्या क्या होता है? मेरे बनाए हुए सत्तू में सिर्फ सत्तू होता है। ऐसा सत्तू निकालो और इसमें हो जाएगा। आयुर्वेद के एक डॉक्टर से पता चला, पहले मैं बहुत गाढ़ा पीता था। अच्छा। तो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, उन्होंने बोला कि गाढ़ा मत पीजिए, आप पतला सत्तू पीजिए। अच्छा। तो ऐसे इसमें सत्तू पाउडर लीजिए और पानी मिलाइए, लेकिन पानी पहले थोड़ा मिलाइए, ज़्यादा मिला देंगे तो वो गोल गोल बन जाएगा और उसको गांठ बन जाती हाँ है। गांठ बन जाती है, फोड़ना मुश्किल होगा। राइट। तो कम पानी डालें और इसको थोड़ा ये करके, ये हो गया तो बाकी पानी डाल दो। अच्छा, और मतलब मसालेदार थोड़ा पसंद है? जीरा पाउडर? जीरा पाउडर वो नहीं, चाट मसाला नहीं। चाट मसाला तो नहीं है ये। हाँ। ये जीरा पाउडर है। सिर्फ इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर लीजिए और ये नमक है। दाहिने हाथ से थोड़ा सा गिरा दीजिए जीरा पाउडर। नमक। और अच्छा, ये नमक है। नमक। हाँ, और काला नमक, बस। नींबू? नींबू भी, नींबू डाल दीजिए ऐसा, बस। अब काफी लोग प्याज और धनिया भी डालते हैं। हाँ, हाँ, लेकिन गांव मैं- में स्पेशली डाला जाता मैं है। नहीं डालता हूँ। वाह। ठीक है, नमक थोड़ा कम है। तो बस सत्तू इतना मतलब सिंपल है। इतना सिंपल है ना? हाँ, इसमें डाइजेशन के लिए बढ़िया है। आप हाइड्रेशन हो जाता है सॉल्ट नींबू डालने से। गट के लिए बढ़िया है, जी। पेट के हेल्थ के लिए। तो बिहार का ये सुबह में अक्सर लोग गर्मियों में तो ज़्यादा पीते हैं, राइट। क्योंकि चना पाउडर है तो थोड़ा प्रोटीन भी मिल प्रोटीन गया। मिल जाता है। आजकल तो सत्तू वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुका है हाँ, पिछले कुछ सालों में। सत्तू पिए और सेहतमंद रहें। वाह। लास्ट ये है बिहार की मिठाइयाँ हैं। बिहार की मिठाइयाँ हैं। पंकज त्रिपाठी को ये बताना है कौन कौन सी यादें जुड़ी हैं इन मिठाइयों से, और ये कौन सी मिठाइयाँ हैं? ये खाजा है, और पटना में इसके वहाँ म्यूजियम के संग्रहालय के सामने 10-15 दुकान है सिलाव के। हाँ, सिलाव खाजा। हाँ, और उसमें सब पे ओरिजिनल लिखा है, समझ में नहीं आता कौन ओरिजिनल है कौन पुराना है। तो ये बिहार का एक खाजा है। ये लौंग लत्ती है, मैदे से बनती है, इसमें लौंग बीच में लगाते हैं जो इसमें भी लगा हुआ है। ये गाजा है, गाजा बोलते हैं, ये भी मैदे का ही है। ये खुरमा है, खुरमा छोटा बनता है। और ये क्या है? ये आप गेस करें। क्या शाही वाला कुछ बोलते हैं? बालूशाही। 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 ये बालूशाही है। और इसमें से आपका फेवरेट वाला कौन सा है? मेरा खुरमा। खुरमा? हाँ, खुरमा हम गांव में बहुत खाते थे। हमारे गांव में बचपन में ये मिठाई ज़्यादा बिकती थी, तो खुरमा है। तो अब खाना छोड़ दिया आपने? अब छोड़ दिया। चीनी मतलब ऑफ? चीनी कम हो गया है, हाँ, कम कर दिए हैं। ओह ओके, चीनी आपने कम कर दिया है। ये एक वीडियो है, ओके, और इसकी मेमोरी आपको मुझे बतानी है। ये आपकी फिल्म का सीन है। ये स्पेशल एडिट है। अच्छा, ये छोटी गंगा का पानी इतना काला क्यों है? भैया ऐसा है ना कि जब से तुम कौवा बिरयानी खा लिए हो तब से तुम्हें दुनिया की तमाम चीजें काली नजर आ रही हैं। और साला चश्मा भी काला पहना। देखा, बात सही निकला कि नहीं? तो एक काम करो, अब टाइम है नहीं, वस्त्र उतारो और यथाशीघ्र छलांग लगा दो। अच्छा ठीक है, अब देखो पहली बात। ये रन फिल्म का है, दिल्ली में किए थे और इसमें आवाज़ मेरी नहीं है।
हाँ। डबिंग किसी और ने की है, क्योंकि तब मैं दिल्ली रहता था। तो यही है इसकी यादें। बोनी जी इसके प्रोड्यूसर थे। और ये सीन का कुछ याद है जब आपने विजय के साथ हाँ शूट हाँ, किया वो था ये? नोएडा का कोई नाला था, नोएडा में कहीं पे। तो मुझे ये तो कास्टिंग भी विचित्र हुई थी। हॉस्टल से एक दिन, थर्ड ईयर में था, पास आउट होने में कुछ दिन बचे थे, तो कोई आया और बोला कि भाई तुम एक कॉमेडी वाला एक्टर चाहिए। तो किसी ने बोला उधर एक है सोया हुआ। आपको? हाँ, तो मुझे उठा के उठो उठो, गार्ड आए, कोई मिलने आए। मैं बोला हाँ जी। तो ये एक्टिंग करेंगे? मैं बोला एक्टिंग ही करता हूँ। नहीं फिल्म में। बोले ठीक है, कब करना है? बोला अब भी करना है। बोला अब भी। संडे की छुट्टी थी और मेरे ख्याल से एक हफ्ते में हम पास आउट होने वाले थे। अच्छा। हाँ, मतलब हमारा सब हो गया था, अब सिर्फ कन्वोकेशन भी नहीं, एक वो था ना 20 मई को पास आउट हो जाओगे, 12-13 मई की बात होगी। जी। मैं कितने पैसे मिलेंगे? 8,000। बोला अरे चलो। मुंह धोए और चल दिए। और ये सीन किया और आपने? ये सीन कराए। कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है। फिल्म कैमरा, ये वो TS 200 ये सब क्या है, कुछ मालूम नहीं था मुझे। एंड वन ऑफ द आइकॉनिक सीन्स, हाँ, मतलब पॉपुलर सीन है वो। पॉपुलर सीन, बट स्टिल मतलब लोग जब देखते हैं अब, जो नए लोग हैं वो बोलते हैं अरे ये तो पंकज जी हैं। हाँ, अभी लोग और ये एंड, ये मिमी है, मिमी फिल्म का सीन है। जी। और ज्ञान प्रकाश हैं, वो ज्ञान दादा हमारे सीनियर हैं नैनीताल के NSD के। तो ये सीन जब कर रहे थे तो सुबह लाइटिंग चल रही थी लक्ष्मण सर की, और हम और वो बैठे थे एक हवेली में, तो दोनों थिएटर वाले। तो हमने बोला अरे ज्ञान दा हम लोग रिहर्स करके चलते हैं। तो हम लोग 5-6 बार अपने से उस कमरे में रिहर्स कर लिए। लक्ष्मण उत्तरकर ने सेट पे बुलाया, तो सर करते हैं ये कैसे? मैं बोला सुनो सर, हम कुछ रिहर्स करके आए हैं, तो पहला टेक ना थोड़ा वाइड लगाओ मास्टर, और आप देख लो। तो बोले लाइटिंग तो करनी पड़ेगी ना। मैं बोले लाइटिंग ये एरिया है हमारा, अब हम बता देते हैं हम कहाँ तक जाएंगे। तो हम चल के बता दिए मैं यहाँ तक आऊँगा, मतलब एक्टिंग करके नहीं बताया। बोला मैं लास्ट यहाँ तक आऊँगा, दादा ज्ञान दा यहाँ तक जाएंगे, फिर हम यहाँ भी मुड़ सकते हैं। तो एक ज्योग्राफी हमने बता दी। लक्ष्मण सर ने बोला चलो ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, और वो वाइड कैमरा 2 कैमरा लगा के बोले करो आप लोग। तो किसी को मालूम नहीं था कि हम दोनों ये सीन कैसे परफॉर्म करने वाले हैं। आगे चल के एक स्टडी जो कैमरा कंधे पे था उसको हंसी आने लगी चलते सीन में। कट हुआ, बोला सर 1-2 बार कैमरा हिला है, क्योंकि मुझे हंस दिया मेरे को। क्योंकि क्या होता है, पहली बार लोग देख लेते हैं ना रिहर्सल पूरी, तो उनके लिए वो शूटिंग के वक्त वो सेकंड टाइम होता है, तो ह्यूमर कम हो जाता है। एक जोक आप सुन लो हंस दोगे, दोबारा सुनो तो वो हंसी उतनी नहीं आएगी, आपको मालूम है। तो वो ये सीन फर्स्ट टेक पूरी यूनिट के लिए फर्स्ट टेक ही था, किसी को कुछ पता नहीं था हम लोग क्या करेंगे। अच्छा है, काफ़ी पॉपुलर सीन काफ़ी है। पॉपुलर सीन है। एंड ये वीडियो हमारी तरफ से, मूवी फाइट की तरफ से आपके लिए बनाया गया है। अच्छा, और ये हमने एक बार पोस्ट भी किया था। आई डोंट नो वेदर आपने ये देखा है या नहीं देखा है। ओके, मैं आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ। आपको अपने पहला दिन याद है, पहली फिल्म, पहला शॉट जो आपने दिया था, याद है। वो याद है? वहाँ से लेके आज तक का जो आपका सफ़र है ना, उसको आप कैसे देखते हैं? बस देखते हैं, कैसे अभी डिसाइड नहीं किया कि कैसे देखते हैं, देखते हैं। देखते हैं। नहीं देखा था मैं पहले। वाह, आप तो नहीं बनाए हो ना? नहीं, वो नहीं बनाया है। हाँ, बहुत बढ़िया है, पूरी जर्नी है उसमें हर फिल्मों की। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया इतना टाइम देने के लिए, हमें इतना वक्त देने के लिए और इंटरेक्ट करने के लिए। सबसे परफेक्ट फैमिली थेरेपी का सफ़र हमारा शो है, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर अभिनेता हैं। गिरिजा वोक हैं, सीमा जी हैं, मनोज सर हैं, अपना गुलशन हैं। 27 नवंबर को जार सीरीज के YouTube चैनल पे आ रहा है,
2 एपिसोड बिल्कुल फ्री है, कोई भी देख सकता है। उसके बाद आपको अच्छा लगे तो 59 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन है, 1 महीने तक ये सीरीज आपके पास रहेगा, आपके घर के सारे स्क्रीन पे। सो थैंक यू सो मच, देखिए और हमें राय दीजिए कि हमने भी फाइट के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से थैंक यू।